स्टेट गवर्नमेंट ही देगा ना। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में देता है। जब डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट आता है तब पहले स्टेट देता है। आफ्टर दैट अगर स्टेट संभाल नहीं पाया देन सेंट्रल देता है। ठीक है, बिकॉज ये प्राइमरी एजुकेशन है ना, तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्टेट ऑलवेज फंडिंग प्रोवाइड करेगा। जितना भी एलोकेशन रहेगा स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ओके, चलो। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करिए, बिकॉज कल ही हमारा, मैं बेसिक थोड़ा सा आपको एक आइडिया देती हूँ कल के एग्जाम का। अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है बताइए? कौन सा एग्जाम स्टार्ट हुआ बीएड बच्चों का? पता है? पता है कि नहीं किसी को भी? एनीवन? सीएसटी, कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर। ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कुछ टाइम पहले? निकाला था, कितना पोस्ट निकाला था? 11,000 समथिंग पोस्ट निकाला था, 403, 11,403 पोस्ट निकाला था। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का परमानेंट पोस्ट है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल पॉइंट में होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल ऐसे नहीं निकलता है। इलेक्शन था अभी, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत ट्राई किया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट पे जैसे भी करके कुछ कुछ स्कूल्स में क्या हो, टीचर्स हम भेज सके, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स बिल्कुल नहीं है। ऑनली स्टूडेंट्स है बट टीचर्स नहीं है, दूसरे स्कूल के टीचर्स आके पढ़ाते हैं। तो इसलिए पहले एक फेज का हो गया, एग्जाम हो गया, उनको पोस्टिंग भी मिल गया। 6,000 पोस्ट में पूरे वैकेंसीज जो थे 6,000 पोस्ट के, उसको हमने फिलअप कर लिया। जितने भी बचे थे वो हो गया। आपको मैं टेलीग्राम में जो जो भी आप लोग ज्वाइंट हो, तो वहाँ पे मैंने पहला पेज का ये भी दिया है, कि सिनारियो दिया है कि कौन सा ग्रुप का कितना मार्क गया है। यूआर मीन्स जनरल, एससी बीसी का कितना मार्क जाएगा, कितना कट ऑफ पॉइंट कितना था प्रीवियस में। अभी फिर से कल से स्टार्ट हुआ है सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज का कल स्टार्ट हुआ। ओके, फ्रॉम यस्टरडे इट विल स्टार्टेड। ओके, तो कल पहला दिन था, फिर सेवेंथ को है, फिर नाइन्थ को है, टेंथ को है, ट्वेल्थ को है। ठीक है। कुछ जगह पे कल एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, बिकॉज क्या हो गया, सर्वर डाउन था। सीबीटी वेस्ट एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर वेस्ट एग्जाम्स हैं। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि फिर से निकलने वाले हैं, तो उससे पहले वो स्टेट क्लियर करना पड़ता है, वो स्टेट के बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए टाइम है, 2 इयर्स के बाद आप डालोगे, बट उससे पहले सारा कुछ प्रिपरेशन रहना चाहिए, बिकॉज ओडिशा जीके आया, ठीक है, इंडियन जीके आया, फीफा जो ओलंपियड है या वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स आए। क्वेश्चंस ऑलवेज इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के अकॉर्डिंग आता है। कुछ कंसेप्ट्स अगर हार्ड हो, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेडागोजी पार्ट था, जो हम ऑलवेज थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहते हैं कभी कभी, या डिटेल करेंगे, तो उस पॉइंट्स में 15 क्वेश्चंस थे, एंड 15 के क्वेश्चन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट, असेसमेंट पॉइंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, इस पॉइंट्स पे था। ठीक है। अभी जो बायोलॉजी ग्रुप का, बिकॉज मैं बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सीवीजेड कॉम्बिनेशन था, तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा इजी था। ठीक है। बट केमिस्ट्री क्वेश्चंस मॉडरेट था, बिकॉज हाफ क्वेश्चंस बहुत इजी लगे, हाफ क्वेश्चंस इजी नहीं लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बिकॉज रिमेंबर नहीं हो पाया। एंड अब उसको छोड़ के रीजनिंग होगा। रीजनिंग में आपका क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आता है, अगेन ऐसे फैमिली चार्ट के ऊपर आता है, या पाथ के अकॉर्डिंग आता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड एनालॉगी एक रहता है, एनालॉग या एनालॉगी, दैट इज 1:2 इतना हो गया तो 2:2 कितना होगा, ऐसा कुछ मेंशन रहता है मैथमेटिकल पॉइंट पे। एक क्वेश्चन वैसे ही था कि अगर फिश, फिश कहाँ पे रहता है, वाटर पे रहता है, तो प्लेयर्स कहाँ पे रहेंगे, दैट इज ग्राउंड। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। एंड कंप्यूटर नॉलेज भी बेसिक रखिए, जस्ट लाइक सीडी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एक्सेल सीट क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कौन से ऑल्टरनेटिव कीज आप यूज करोगे। तो ये बेसिक पॉइंट्स था कल का। आज संस्कृत एंड तेलुगु का एग्जाम्स था,
सो आज गया अगेन, नेक्स्ट कल नहीं है, परसों है अगेन एग्जाम। तो ऐसे करके प्रिपरेशन धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। हर पॉइंट्स पे 5 to 10 मिनट्स जीके के लिए दे दो, रीजनिंग के लिए 5 to 10 मिनट्स दो। जो एक्चुअल प्रिपेयर करना चाहते हो 2 इयर्स या मैक्सिमम 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट होते होते आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए ऐसा प्रिपरेशन रहना चाहिए। ओके ओके, सो ये बेसिक था। कल का जो भी एग्ज़ाम था उसके ऊपर मैंने पॉइंट बता दिया, तो रिमेंबर करके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करना उसको। ओके, अभी देखो, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज इनिशिएटेड इन लिखा गया है, दैट मीन्स डीपीईपी। डीपीईपी इनिशिएटेड इन 1994। 1994, आप में से जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ईयर 1994 होगा वो इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं कि 1994 में ये डीपीईपी लॉन्च्ड हुआ था। ओके, लॉन्च्ड हुआ था। सो इनिशिएटेड इन 1994, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे फिर से मेंशन है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 41 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, 41 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, कुछ अलग अलग स्टेट से, ऐसा नहीं है उड़ीसा में ही सारी जगह पे हो गया। उड़ीसा से हुआ, केरल से हुआ, चंडीगढ़ से हुआ, गुजरात से हुआ, तो हर एक जगह पे हर एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। ओके, एंड इन 2002 टू 2003, दैट इज 2002 टू 2003, इट वाज under implementation in 271 district in the countries across 18 states। हमने क्या किया, इसको सेटअप किया। और कितने जगह पे, पहले तो स्टार्ट किया हम 41 डिस्ट्रिक्ट से, राइट। उसके बाद इसको जब हम प्रोग्रेस करने लगे ना, 1994 टू 1990 सॉरी 1994 टू 2002 एंड 3 को चल जाइए, कितने साल हो गए, 8, 8 इयर्स, 9 इयर्स ऐसा कुछ। सो विद इन 9 इयर्स 41 डिस्ट्रिक्ट से ये थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया, दैट इज 271 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। ये योजना को क्या किया गया, स्थगित नहीं बोलोगे, स्थगित मीन्स रोकना, बढ़ाया गया। ठीक है, हम रोकेंगे नहीं, बढ़ाएंगे। ठीक है, कितने स्टेट्स में ये हुआ, अपने कंट्री के 18 स्टेट्स में ये प्रोसीड किया। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, देखिए ये प्रोग्राम किसका पार्ट है, सोशल सेफ्टी नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन। ठीक है, अंडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया इन 1991। सो वर्ल्ड बैंक तो आप जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक टू इंडिया, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक जो है 1991 से कुछ उसका प्रोग्राम्स चल रहे थे। अभी आप सोचोगे कि ये तो एजुकेशन प्रोग्राम है, तो वो क्यों चला रहा है। अगर देखो, बिजनेस सेट कैसे करते हो, बिजनेस सेटअप करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी अगर लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने 1991 में इंडिया में कुछ कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें से एक प्रोग्राम है डीपीईपी। पूरा लाइन याद नहीं है, वर्ल्ड बैंक का लाइन याद है तो भी चलेगा, बिकॉज वहां से नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन लेके उन्होंने एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम किया, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे को वो क्या करना चाहते, एजुकेट करना चाहते बाय गिविंग प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बच्चे बोलो, प्राइमरी एजुकेशन को क्या बोलते हैं, आप जानते हो। हाँ, प्राथमिक शिक्षा, हाँ शिक्षा, दैट इज प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा हो गया। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट, थैंक यू। चलो, एडप्टिंग एन एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। एरिया स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, म्यूट थोड़ा कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। ओके, एडप्टिंग एन एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। एरिया स्पेसिफिक अप्रोच क्या होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर एक एरिया से स्टार्ट करते हैं उसको बोला जाता है एरिया स्पेसिफिक अप्रोच। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे मेरा घर यहाँ पे बनेगा तो एक मैंने लैंड लिया ना, उसी लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर मैंने अपना फाउंडेशन बनाया, घर का फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो वैसे ही ये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को लेके एज एन यूनिट, एज एन यूनिट मतलब इकाई, जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किया एंड पांचों डिस्ट्रिक्ट में एक साथ हम काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा। सो एडप्टिंग एन एरिया स्पेसिफिक अप्रोच विद डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे क्या होगा,
हमने पहले डिस्ट्रिक्ट को इकाई माना, यूनिट लिया, उसके बाद प्लानिंग किया, उसके बाद स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया। हम प्लानिंग करेंगे कि पहले तो स्कूल सेटअप हो जाए, उसके बाद स्ट्रैटेजी लेंगे कि कैसे बच्चों को एनरोल्ड करवाना है, कैसे बच्चों को यहाँ पे टोटल जो हम चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाए एंड उनको एजुकेट करें, वो चीज फुलफिल कर सकते हैं। सो ये प्रोग्राम हैव बीन टू रिटेन द सेंसिटिविटी। कौन से पॉइंट के ऊपर ये मतलब बेस्ड था, देखो हम बोलते हैं ना कोई भी चीज को निर्धारण करने से पहले हम जो डिसाइड करते हैं उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स चाहिए बेसिक। आपको अभी ये जॉब क्यों चाहिए, कोई एक पूछता है तो आप बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स बोलते हो कि ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरा ड्रीम जॉब है, ये मैं लर्न करना चाहती हूँ, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ बोलोगे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये फोकस पॉइंट्स है। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करते हैं, फुल्ली एक्सपांसन करेंगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है उसको। हो गया। एंड इसके थ्रू हम एंश्योर करेंगे, मतलब निर्धारित करेंगे कौन सा चीज, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जैसे रहे। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, लोकल लेवल में है। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल्स खुल रहे हैं, तो वहाँ के आसपास के लोग क्या करेंगे, अगर मेरे एरिया में स्कूल्स नहीं होंगे तो सब कोई एक साथ लग पड़ के काम करेंगे एंड स्कूल्स को और भी ज़्यादा एक्सपांड करेंगे, लोगों को जाके बोलेंगे कि यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ने से बच्चों को ये मिलेगा। तो ये चीज़ पहले के टाइम पे था। 1994 में भी कुछ कुछ गांव है, इवन इफ अभी भी कुछ गांव है जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंचा, तो वहां तक भी हम इसके थ्रू ही जाएंगे। ठीक है। इट ऑल्सो सिक्स टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। सो पहले देखिए, पहले जितने भी आप पढ़ रहे थे ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज द राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऐसे पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय बोल रहे थे। अभी क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तरीय, जिला स्तरीय, जिला के लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको स्ट्रेंथन करें, किसको स्ट्रांग बना रहे, किसको सपोर्ट करें, पहले तो हम नेशनल को सपोर्ट करें, दैट मीन्स राष्ट्रीय, राष्ट्र को सपोर्ट करें, देन स्टेट को, देन हम डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करें। ठीक है। सो नेशनल, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे क्या हो गया, पहले तो नेशन वाइज कुछ कुछ एरिया में हमने स्टेट वाइज एक एक ऑर्गेनाइजेशन खुला एंड इंस्टीट्यूशन को भी ओपन किया। आफ्टर दैट हमने स्टेट में इंस्टीट्यूशन खोला, स्कूल्स खोला, दैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम स्कूल्स खोल रहे हैं एंड उसी का प्लानिंग चल रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है एंड प्रोफेशनल सपोर्ट भी हम दे रहे हैं इस फील्ड में। तो अभी का टाइम पे अगर आपको पूछा जाए कि डीपीईपी के थ्रू अभी कौन से एग्जाम्स होंगे, दैट इज जेटी, जूनियर टीचर। ठीक है, जूनियर टीचर एग्जामिनेशन। सो जूनियर टीचर आप लोग दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीएड। बीएड कंप्लीट करने के बाद अगर ओटेट या ओस्टेट कोई भी एक क्लियर करते हैं, देन आप जेटी दे सकते हैं एंड जेटी के थ्रू भी आप प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में जा सकते हो। ठीक है। सो डीपीईपी के थ्रू अभी जेटी एग्जाम्स होंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखिए। पहला, ये क्या चाहता है, हम जैसे बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, एम्स हो गया लक्ष्य। एक कंप्लीट लक्ष्य क्या है हमारा, कि पूरे सोसाइटी को हम एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे छोटे छोटे तो उसके पॉइंट्स होंगे ना, स्टेप्स होंगे। आपको कुकिंग करना है, तो बिफोर गोइंग टू कुक समथिंग, आप क्या करते हो, पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेप्स बनाते हो, एजेंडा बनाते हो कि हम मुझे हाँ वेजिटेबल्स को लाना है, देन उसको वॉश अप करना है, आफ्टर दैट उसको कटिंग करना है, कटिंग करके देन मसाले देने हैं, स्पाइसेस देने हैं, सब कुछ डालना है, देन होगा। तो ये स्टेप वाइज मैनर पे चलेगा, ऐसा नहीं है सब्जी लो डायरेक्ट मसाले के साथ पानी में दे दो या तेल पे दे दो, ऐसा नहीं होता है। सो स्टेप वाइज मैनर पे वन बाय वन हम जो क्या करते, सॉल्व करते या फिर उसको हम पार करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर कोई चीज को सोल्यूशन निकालते हो कोई पॉइंट का, देन उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे। अगर बड़े लेवल पे एट ए टाइम आपने पूरा चीज को सॉल्व कर लिया, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक गोल और एम। ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम का, क्या करना चाहता है ये प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आइदर द फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्ट्रीम।
स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे माध्यम के अनुसार हमने स्ट्रीम लिखा है। एंड फॉर्मल नॉन फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स होता है जहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं, लॉज रहते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो हो गया फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या है? जस्ट लाइक जहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करना है, बट बेसिक दोनों का एक ही सिस्टम है, क्या? एजुकेशन गेन करना। अच्छा, एक फॉर्मल सिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए फटाफट। फॉर्मल सिस्टम का एग्जांपल। स्कूल। अच्छा, फॉर्मल दीजिए। हाँ, स्कूल कॉलेजेस हो गया, राइट। अभी नॉन फॉर्मल का दीजिए। नॉन फॉर्मल। कोचिंग सेंटर, राइट, कोचिंग सेंटर हो गया, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोले तो वो सारे हो जाए। अच्छा, पहले के टाइम का अगर फॉर्मल बोलूं तो कौन से टाइप का स्कूल्स आएगा? प्लीज मेंशन करो, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, पाठशाला। और कहाँ पे पढ़ाई होता है? और कहाँ पे पढ़ाई होता है हमारा? गुरु। और स्कूल्स, स्कूल्स तो नहीं है। तो स्कूल्स नहीं थे तो और क्या होता? और क्या होगा? कन्वेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स। और क्या होगा? मंदिर, मस्जिद, इंडिजिनियस मस्जिद हो गया, बस यहाँ पे। तब के टाइम के रूल्स वहां पे फिक्स्ड होते थे। ओके। सो ये इसका बेसिक पॉइंट आ गया कि हमें प्रोवाइड करना है प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल थ्रू एनी वे, कोई भी वे से हमें देना है। प्राथमिक शिक्षा सबको मिलना चाहिए। क्या? फॉर्मल वे से हो सकता है, नॉन फॉर्मल वे से हो सकता है। आप स्ट्रीम लिखो या वे लिखो, चलेगा। अभी सेकंड पॉइंट में आते हैं, टू रिड्यूस डिफरेंसेस इन एनरोलमेंट। अच्छा, हम डिफरेंसेस देखते हैं कि नहीं? सपोज मेरा स्कूल ना राउरकेला में है। ठीक है, राउरकेला में आप जानते हो बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन है, बिकॉज ये थोड़ा डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा, एंड स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पे बहुत लोग ही रहते हैं एंड जॉब के लिए भी आते हैं, सारा फैसिलिटीज है, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इसी स्कूल में जाएंगे। सपोज मेरा स्कूल यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पढ़ लिया, बट अगर सुंदरगढ़ के कोई भी एक गांव में होता स्कूल, ठीक है, वहां पे इतने बच्चे जाते हैं क्या? नहीं। बिकॉज क्या हो गया? बहुत दूर हो सकता है, वहां पे पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर टीचर्स अच्छे नहीं हो सकते, या फिर वहां पे कोई डेवलपमेंट का चांसेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। तो हम थिंक कर सकते हैं कंपेयर करके, नहीं हमें यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना, ऐसे करते हैं। तो ये होता है क्या? एनरोलमेंट में भी डिफरेंसेस आएंगे जब हम नाम लिखाते हैं। ठीक है, नाम, हम अपना नाम लिखाते हैं ना स्कूल पे, एनरोल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर एनरोलिंग आवर नेम। सो हम जब एनरोल्ड कर रहे हैं, तो आप देखोगे अर्बन एरियाज में क्या होता है, बहुत ज्यादा ही बच्चे पढ़ते हैं, रूरल एरियाज में कम पढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको हटाना है थ्रू डीपीपी। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें ये डिफरेंस को रिड्यूस करना है। एंड ड्रॉप आउट रेट्स, अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे ना, तो क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, एंड दे नो हाउ टू एजुकेट पीपल, और हाउ एजुकेशन इन इन्फ्लुएंस persons to develop their productivity, कैसे उत्पादन को बढ़ाता है एजुकेशन सिस्टम, कैसे आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है। तो जो शहर के लोग हैं या फिर अर्बन एरियाज में हैं, तो उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, वो पढ़ सकते हैं, ड्रॉप आउट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जाता। बट जो रूरल एरियाज में है ना, अगर सपोज पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, या खाने को इश्यूज हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली बच्चों को बोला जाता है कि तुम स्कूल छोड़ दो। या कुछ कुछ बच्चे रहते हैं कि उनके पेरेंट्स डेथ कर गए, तो उनके छोटे भाई बहन को देखना है, तो वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। कोई ऑर्फनेज में रहता है, अनाथ है, तो उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, मतलब स्कूल छोड़ दिए, ऐसा टाइप। लर्निंग अचीवमेंट अमॉन्ग जेंडर एंड वीकर सेक्शन। अच्छा, पहले तो हमें तो एजुकेशन मिल गया, वीकर सेक्शन कौन सा है? एस टी एस सीज। एंड जेंडर, जेंडर के इश्यूज पे वुमेन्स को अभी के टाइम पे एजुकेशन बहुत प्रॉपरली मिल रहा है, तो पहले तो नहीं मिलता था। एंड उसी के अकॉर्डिंग और भी है, ट्रांसजेंडर्स है, बाइसेक्सुअल्स है। तो इन सारे पर्सन्स को एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। ओके, बहुत ही नेसेसरी है। सो इस नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए, किसका ऑब्जेक्टिव है या किसका रोल प्ले कर रहा है, कौन रोल प्ले कर रहा है? डीपीईपी रोल प्ले कर रहा है। तो डीपीईपी अपने स्कीम के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू ये सारे पॉइंट्स को संभाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट,
टू रिड्यूस ओवरऑल प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट्स, सेम पॉइंट्स लिखा कि हम चाहते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट्स पहले था ना, तो उससे 10% एवरी ईयर हम रिड्यूस करेंगे, एवरी ईयर 10% हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 10% हम कमाएंगे, सो कम करने। अभी देखो नेक्स्ट, टू राइज द एवरेज अचीवमेंट, हम चाहते हैं ना ये जो एजुकेशन सिस्टम में अचीवमेंट रेट है, दैट मीन्स सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, अपने गोल्स को फिक्स्ड कर रहे हैं, तो ये सारा पॉइंट्स क्या होगा, दैट इज हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, दैट मीन्स 25% बाय मेजरमेंट। हम जो बेस लाइन बनाए हैं, बेस लाइन क्या है, जस्ट लाइक एक लाइन रहेगा कि हर साल इसके थ्रू हम नोटिस करेंगे, जस्ट लाइक एक ग्राफ बनाओ, ठीक है। सपोज थिंक कर लो कि ये 2020 तक का नहीं आया, ये यहाँ पे 2020 का आएगा, ये 1990 का है। तो 1990 में कुछ एजुकेशन सिस्टम्स तो डेवलप हो रहे थे जो पहले से, वो डेवलप्ड हो रहे हैं, थोड़ा ड्रॉप आउट भी है, तो ऐसे ऐसे थोड़े से डायग्राम बने, ठीक है। अभी उसको एवरी ईयर मैं 25% इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो 25%, 25%, 25%, ऐसा एक टाइम आएगा जब ये स्टेबिलिटी में आएगा, स्टेबिलिटी में आएगा। तो हमारा बेस लाइन कौन सा है, हम अप्रोक्स सोचे थे कि 1990 तक इतना डेवलप्ड होगा, बट थोड़ा बहुत डेवलप्ड हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा अचीवमेंट लेवल, कितना हम अचीव कर सके, कितने बच्चों को हम पढ़ा सके, स्कूल्स में उनका नाम एनरोल कर सके। तो इसके थ्रू क्या बढ़ेगा, लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा। पहले के टाइम पे ना इतने कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, बीएड भी बच्चे जो करते थे बहुत कम लोग जाते थे, काउंटिंग अगर करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे इंडिया में आपको 30-40 थाउजेंड्स मिलेंगे। अभी ये बीएड बच्चों का रेट अप्रोक्सीमेशन में भी अगर चेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट तो 10 लाख से ऊपर है ऑनली बीएड बच्चे। तो एवरी ईयर अगर इतने परसेंट में बच्चे पास हो रहे हैं, देन क्या होगा, उनको जॉब मिलेगा, फैसिलिटीज थोड़े से कम मिलेंगे, बिकॉज सबके लिए तो एक साथ जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा, वैकेंसीज नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एनरोलमेंट रेट है वो भी इंक्रीज करेगा। Okay, last one. Alternatively, provide access for all children to primary schooling or its equivalent through non-formal education. अगर कोई भी बच्चे को आप एजुकेशन देना चाहते हो बट वो ले नहीं पा रहा है, उसके घर पे कोई इश्यूज है, दैन उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी प्राइमरी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके घर में अभी प्रॉब्लम है, या फिर मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब के साथ मैं अगर कुछ भी पढ़ाई करती हूँ तो वो हो जाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अभी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी सर्टिफिकेशन कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, सो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, तो ये वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं प्राइवेटली हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आप दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, स्ट्रैटेजीज क्या बनाएंगे अभी। सो फर्स्ट पॉइंट, that is a make the education sensitive to needs and constraints of girls and children, and plan to generate demand for girls' education by creating enabling conditions for greater participation। ये चीज को ना आप कहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो बताइए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, देयर इज अ पॉइंट, हाउ मच persons are activated for educations, or how much they are already motivated or influenced by the education to send their child to schools। वो कैसे एजुकेटेड है, या मोटिवेटेड है, या इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, वो देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग पता चला है पहले के टाइम पे, बाई 1990s, उस टाइम से मैं बता रही हूँ, उस टाइम में भी बच्चों को एजुकेशन के लिए, अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो विद इन अगर 3 किलोमीटर एरियाज पे कोई स्कूल्स नहीं है, देन बच्चों को सेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर एरियाज के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, देन उनको भी सेंड नहीं किया जाएगा। हायर ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स चाइल्ड के अकॉर्डिंग, एंड चाइल्ड लेबर्स अभी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट, जो छोटे बच्चे हैं ना वो थिंक करते हैं आफ्टर, जब वो 11-12 के हो जाते हैं कि मनी ही सब कुछ है, मनी इज एवरीथिंग, एवरीथिंग दे कैन बाय थ्रू मनी। ओके, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मनी के थ्रू।
तो वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। एजुकेशन छोड़ने का बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, उस बेसिक छोटे छोटे जो पॉइंट्स को रिड्यूस करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को बनाया गया, प्रोग्राम को बनाया गया। क्या है, पहले हम ऐसा कंडीशन बनाएंगे जो कंडीशन सेंसिटिव होगा, सबके अंदर ये माइंड में फिक्स्ड होगा। या फिर जस्ट लाइक आप ना, आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, दैट मीन्स वो सह नहीं पाता है, ऐसा टाइप का हम थिंक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को ये समझाना है कि हाउ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी, और हाउ आवर सोसाइटी अपलिफ्टमेंट takes place through education, or why the education is need for children and for their growth। क्यों बच्चों के लिए चाहिए, क्या इससे होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो उस पॉइंट में स्पेशल दो चीज आते हैं, पहले तो सारे बच्चों को बताओ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। सेकंड आता है कि स्पेशली जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, जिनको एडवांटेज नहीं मिलता है, जिनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता, गर्ल चाइल्ड एंड जो डिजेबल्ड चाइल्ड्स हैं, उनको हम अपाहिज हैं, उनको हम एजुकेशन देंगे। ठीक है। प्लान टू जनरेट डिमांड फॉर गर्ल्स, हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। अगर सपोज एक पर्सन, मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। बेसिकली थिंक करो कि एक पर्सन यहाँ पे है जो कि बॉय है। ठीक है, बॉय एजुकेशन ले सकता है। कुछ लोग हैं जो कि एस सीज हैं एंड एस टीज हैं। ठीक है, ये भी अभी के टाइम पे एजुकेशन ले रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो कि गर्ल चाइल्ड हैं, जो कि प्रॉपरली आप जानते हो इस टाइम पे एजुकेशन इनको मिल रहा है। बट सपोज गर्ल चाइल्ड्स हैं एंड अगेन ये क्या है, अपाहिज है, डिजेबल्ड है, तो इनको ना क्या होना पता है, डिसएडवांटेज ग्रुप में रखा गया है। दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा। एक तो वो गर्ल चाइल्ड है, उसके ऊपर वो क्या है, डिसएडवांटेज है। दैट मीन्स उनका कोई बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं कर रहा है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनको कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता। तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, आइदर वो फॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल वे में। तो उनके लिए हम स्पेशल प्लानिंग करेंगे, स्पेशल कंडीशन बनाएंगे एंड स्पेशल फोकस उन पे रहेगा। ओके। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको क्या करना है, स्कूल्स ओपन करने, प्राइमरी स्कूल्स। पहले तो जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही वीक है, या फिर स्लो है, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल वे में एवरेज पॉइंट पे, सपोज थिंक कर लो अभी के टाइम पे नेशनल वे पे ना 70% गर्ल्स बहुत ही लिटरेट हैं एंड लॉ मेकिंग पे वर्क कर रहे हैं, असेंबली में भी है। तो इनमें से इनका जो एवरेज आया, इस एवरेज के अकॉर्डिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम चेक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अगर इस रेंज से बिलो आता है, दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड इस एरिया में बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि फीमेल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम वहाँ पे स्कूल्स ओपन करेंगे, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेदर ऑर्गेनाइज ए टोटल लिटरेसी कैंपेन, हम कैंपेन बनाएंगे। ठीक है, कैंपेन करेंगे। सो कैंपेन में क्या होगा कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, स्पेशली हम बहुत सारे छोटे मोटे एनजीओज में भी इंक्लूड होते हैं एंड गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। एंड मैं आपको धीरे धीरे जीकेस का भी दूंगी जो कि स्पेशली उड़ीसा के ऊपर है। तो उड़ीसा के अकॉर्डिंग ना, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, रिमेंबर करके रखें। महाराष्ट्र एंड उड़ीसा में अभी एक स्कीम है, खुशी। ठीक है, एक स्कीम है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत 2021 से ये लॉन्च हुआ, बट इम्प्लीमेंट हुआ 2022 में एंड जैन में ही हुआ है इम्प्लीमेंट, जनवरी में। तो उसके अकॉर्डिंग सैनिटरी नैपकिन्स रूरल एरियाज में क्या किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। ठीक है, रूरल एरियाज में सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाए। अच्छा, सैनिटरी नैपकिन्स हम जो बोलते पैड, वही है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में फीमेल को पता नहीं रहता, जो कि रूरल एरियाज में है। इवन इफ हम अभी गांव को चले तो गांव में अभी तक हमारे नॉर्मल कजन्स को भी पता नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, अनहाइजीनिक वे में वो रहते हैं एंड उनका डेथ भी हो सकता है। इवन इफ उनके बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस आ सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कुछ होता है। तो ये चीज सेम वाली बात नहीं है, इस चीज को स्प्रेड करना चाहिए एंड सबको बताना चाहिए। तो ये नेशनल वे पे चल रहा है अभी, खुशी स्कीम, खुशी, अभी इसको स्प्रेड किया जा रहा है। ठीक है।
तो ऐसे हम कैंपेन भी करेंगे एजुकेशन के लिए भी। अगर एजुकेशन दिया जाएगा तो एक पॉइंट है, बताया जाता है कि सपोज आप एक मेल चाइल्ड को एजुकेट करते हो तो दैट मीन्स वो मेल चाइल्ड ओनली आपके फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करेगा या फिर उसके दोस्तों को एजुकेट करेगा। ठीक है, सपोज आपको मैंने पढ़ाया, आप मेल हो ना, तो आपका नॉलेज आप क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 20 पर्सन्स को आप स्प्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इफ यू आर अ टीचर देन आप करोगे उसको, इम्पार्ट करोगे नॉलेज को। अदरवाइज अगर एक फीमेल को एजुकेट किया जाता है तो वो एवरी पॉइंट पे एजुकेशन को लाएगी, लॉ के अकॉर्डिंग, उसके केयर के अकॉर्डिंग, चाइल्डहुड केयर के अकॉर्डिंग। नाटालिटी मोटालिटी एक पॉइंट है जहाँ पे हम बर्थ रेट को चेक करते हैं, डेथ रेट को चेक करते हैं, उस पॉइंट पे भी बोलेगी, कुकिंग पे बोलेगी, एवरी वे पे वो बच्चों को भी सिखाएगी, अपनी सोसाइटी को वो एजुकेट करेगी। तो इसी वजह से फीमेल लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना डीपीईपी का पहला पॉइंट था। ठीक है, सो उसके लिए जहाँ पे हम टोटल लिटरेसी कैंपेन दैट इज कॉल्ड अ टीएलसी, टीएलसी बोला गया, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंपेन्स किए गए एंड सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड उसके थ्रू। अच्छा, यूईई का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूईई? प्रीवियस क्लास। थोड़ा सा गलत हो गया, पास हो, बताओ। और एक पॉइंट पे आए थे हम। हाँ, यूनिवर्सलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। अगर हम हायर स्टडीज पे जाएं तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी। यूईई आया तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। सो अगर सारे बच्चों को हम पढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन होगा, सबको एजुकेशन मिल रहा है तो यूई उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलता है। अभी देखो फटाफट से, पहले तो ये पॉइंट समझ लो कितने स्टेट्स पे हुआ, क्या क्या हुआ। एग्जाम पे इसको नहीं लिखना है, ये ओटेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, आप नोट डाउन करके लिखो एंड इसको सी टेट ओ टेट या टी टी एग्जाम बेस्ड मेंशन करके रखना। ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइम आते हैं एंड आप नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं पढ़ा, तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक में नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, बिकॉज मैंने पिक्चर जहाँ से कलेक्ट किया वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग था, आंध्र प्रदेश होगा, जो कि एंड लीरा हो गया। सो आंध्र प्रदेश, सो आंध्र प्रदेश में 19 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ, आसाम में 9 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में 20 डिस्ट्रिक्ट पे, गुजरात में 15, हरियाणा में देखो 11, हिमाचल प्रदेश 7, झारखंड 17, कर्नाटका 6, केरला 33, मध्य प्रदेश 11, ओडिशा 16, राजस्थान 19, तमिलनाडु 7, उत्तर प्रदेश 54। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश 54, उत्तरांचल 6, वेस्ट बंगाल 10। तो टोटल 271 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ था 2002 से 2003 में। ओके, उससे पहले जब बेसिक्स इम्प्लीमेंट हुआ तो 41 डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था, बट 2002 से 3 तक इतने 2071 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो चुका था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, डीपीपी। ओके, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ पे मेंशन है। सो इनिशियली 41 डिस्ट्रिक्ट या फिर बोल सकते 42, बिकॉज वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में वर्क चल रहा था तो उसको हमने इंक्लूड, बुक में भी इंक्लूड नहीं है, तो आप 41 लिखे तो बेटर रहेगा, एक में वर्क चल रहा था। सो 42 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन है, 41 मेंशन करिएगा, तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स स्प्रेड ओवर 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स को लेके उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे कुछ कुछ सिलेक्ट किया गया। 41 डिस्ट्रिक्ट में 1994 में स्टार्ट किया गया। 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, आसाम, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक साथ है, अलग नहीं लिखना है, कॉमा दे के चलिएगा, बॉक्सेस मत देखिएगा बिकॉज बॉक्सेस हटे नहीं। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वर सिलेक्टेड इन 1994। ठीक है, इट वाज एक्सटेंडेड टू उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश सब्सिक्वेंटली, मतलब धीरे धीरे बाद में। ओके, 2002 टू 3 में
इसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया गया एंड रिपोर्ट करवाया गया कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द कंट्री स्प्रेड ओवर 271 डिस्ट्रिक्ट में डीपीईपी इम्प्लीमेंट किया गया है। ये प्रोग्राम चल गया। ठीक है, जो पॉइंट्स आपने प्रीवियस पढ़ा उसी पॉइंट्स पे है। अभी फंडिंग का बात आते हैं, कौन फंड देगा। ठीक है, डीपीईपी इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुआ है, बट अभी हेल्प कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक डिस्ट्रिक्ट का बात आएगा तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में डिस्ट्रिक्ट हेल्प करेगा, दैट मीन स्टेट हेल्प करेगा। ओके, जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आता है, तो जब स्टार्ट हुआ था 1994 में, अभी तो ओनली स्टेट हेल्प कर रहा है स्पेशली, अगर उसके बाद नीड पड़ता है देन सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंट किया गया, बिकॉज ये नेशनल वे पे हम स्टार्ट करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का जितने भी, सपोज थिंक कर लो 100% फंडिंग देना है, सो 100% फंडिंग में से 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया, और जो बाकी 15% रहा वो किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अभी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही रोल अच्छा प्ले कर रहा है। नवीन पटनायक, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी का जो टाइमिंग चल रहा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट 50% से भी एबव फाइनेंशियल सपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट को दे दे रहा है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अदरवाइज पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, तो सेंट्रल ने टोटल खर्चा दिया, स्कूल्स को बिठाना है उसके लिए भी खर्चा दे दिया, 85% जितना भी बजट था उतने दे दिया। ठीक है, अच्छा, देन यहाँ पे स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज बना, जहाँ पे पूरा हैंड ओवर किया गया सारे एक्टिविटीज को कि तुम काम संभालो। अभी डीपीपी द बल्क ऑफ फंड्स जो इतने हाई अमाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में डीपीपी को दिया गया, सपोर्ट फंड्स दिया गया, कैम फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज ऑल्सो। सेंट्रल गवर्नमेंट नो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया ना उसको फंड, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 85% फंड्स कहाँ से मिले, बहुत सारे ना इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ। क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम, यूनिसेफ। देन आया ओडीए, यूके में है। सीडा दैट इज स्वीडन का है, स्वीडन में है। नेदरलैंड, वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल बॉडीज हैं और भी है एटसेट्रा मेंशन किया गया, जस्ट लाइक यूनेस्को है। ठीक है, यूनेस्को के बाद डब्ल्यू भी है, बिकॉज वो मदर केयर एंड चाइल्डहुड केयर के लिए बहुत ही वर्क करता है, तो वो धीरे धीरे फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ज़्यादा ही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। एंड एट प्रेजेंट, अभी के टाइम पे क्या हो गया, एट प्रेजेंट असिस्टेंस ऑफ अबाउट रुपीज कितना सपोर्ट दिया गया, 6,938 crore, composing rupees 5,137 as credit from IDA and rupees 1801 crore as grant from DFID, और उसको बोलो यूनिसेफ, यूनिसेफ ने दिया। ठीक है, एंड नेदरलैंड्स ने। सो यहाँ पे कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट हो गया। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल बाहर के जो अभी इंटरनेशनल बॉडीज है, इतने करोड़ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से 5137 इतना क्रेडिट किसने दिया, आईडीए, दैट इज ओडीए भी बोल सकते हैं, आईडीए भी बोल सकते हैं, ये इंटरनेशनल वे पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आईडीए मेंशन करिएगा। एंड जो 1801 है करोड़, ये किसने दिया, यूनिसेफ एंड नेदरलैंड ने इतना मेंशन किया, फॉर किसके लिए, डीपीपी के लिए, उसके साथ टाइड अप करने के लिए। ठीक है, अभी डीएफआईडी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी मैंने कर दिया क्या क्या है। डीएफआईडी, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ये यूके में है। एंड सीडा जो दैट इज एसआईडीए है, स्वेडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्वेडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आउटर जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खोल के हेल्प कर रहे हैं जेन्युइनली डीपीपी को सपोर्ट करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट, यहाँ तक क्लियर है, पूरा क्लियर है।
यस और नो? अभी लास्ट और कुछ पॉइंट्स आ गए, लास्ट पॉइंट्स में आ गए हम। देखो, अभी होलिस्टिक व्यूज में देखते हैं क्या है इसका प्लानिंग क्या है। पॉलिसी प्लानर्स एक्सपेक्ट डीपीईपी टू एडप्ट और होलिस्टिक अप्रोच। एडप्ट होलिस्टिक अप्रोच और नहीं होगा, प्लीज करेक्शन कर दीजिएगा, और बाय मिस्टेक मैंने और लिख दिया, और नहीं होगा। सो पॉलिसी प्लानर्स ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया क्या कि होलिस्टिक अप्रोच को इंटीग्रेट करना है हमारे सोसाइटी में, एंड स्कीमेटिक टू इंटीग्रेटेड, जो भी स्कीम्स है उसको अच्छे से चलाना है, उसको पूरा कवर अप करके हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं या रिसोर्सेस हैं उसको यूज करना है एंड बच्चों को एजुकेशन देना है। सपोज ना ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रह रहे, तो जितना याद रहे एक एक लाइन लिख के आना, बस लास्ट में ऐसे ही। एंड एग्जाम्स में थिंक कर सकते हैं आप लोग कि ऐसे स्टाइल में भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे स्टाइल जानबूझ के ही दी हूँ कि आप डिफरेंट स्टाइल्स को प्रैक्टिस करो। ऐसे लिख दिए एंड यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा गैप छोड़ के, फिर नीचे स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आपके स्टाइल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, पेजेस ज्यादा कवर भी नहीं होंगे एंड मतलब अच्छे भी दिखेंगे, क्लमजी नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा जो हेजी दिखते हैं या फिर बहुत ज्यादा हो जाने से कैसे दिखता है, अच्छा नहीं लगता ना, तो वो चीज नहीं होगा। आप क्लियरली लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे। मेरे टाइम पे मैंने बॉक्स भी बना दिया था, तो बॉक्सेस आपको चाहिए तो बॉक्सेस बना सकते हो, जितना आपका हैंड स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। देन देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट कौन है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट पे ये चल रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा कहाँ पे रहेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहेगा। तो द की स्ट्रैटेजीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्पेसिफिक प्लानिंग है वो क्या करना चाहते हैं कि वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट मीन्स एजुकेशन में जो कंसेप्ट्स हैं उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, अपने हर एक वर्क को प्रॉपर करना चाहते हैं लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, लोकल बच्चों का, लोकल पेरेंट्स का जो भी नीड होगा उसके अकॉर्डिंग। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी होता है एम्फासिस ऑन फंक्शनरीज, दैट मीन्स जो काम चल रहा है अगर आपका काम अच्छा होगा तो मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगी, दैट इज मुझे अच्छा लगा। तो फंक्शनरीज कौन है पता है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी है। ये सारे डिफरेंट लेवल में, वर्किंग लेवल पे हेल्प करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे प्रोग्राम्स के साथ एंड प्लानिंग करेंगे अच्छे से एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने सारे बच्चे को हम क्या करेंगे, एजुकेशन जैसे मिले वो सोचेंगे। ऐसा नहीं थिंक करना है, जब भी आप एजुकेशन सिस्टम में जाओ ये थिंक करो कि वो सारे बच्चे आपके हैं एंड उनको जैसे केयर मिले, उनको जैसे सपोर्ट मिले, ऐसा ही हमें वर्क करना है। तो उसके लिए हमें सोच समझ के करना है। इक्विटी क्या है, इक्विटी मीन्स वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो लॉ इज लॉ या जस्टिस, इट इज अ पॉइंट बाय व्हिच वी प्रोवाइड sameness, sameness, not SHAME, that is SAMENESS, sameness, समानता लाना, sameness between scheduled tribes, scheduled caste, girls, gender parity, just like जेंडर पैरिटी में डिफरेंट जेंडर्स के विद इन भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज को नहीं देखेंगे, हम सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज नहीं देख रहे, हम समान सोचेंगे, ओनली सेम सोचेंगे उनको। हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना कि हम सेम हैं तो हम सेम जैसा रहेंगे, वैसा बिहेव नहीं। हम सब इक्वल हैं, हमारे लॉज इक्वल हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल है, हम एक ही जगह पे रहते हैं, इतना सोच के सबको सेम दो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, कम्युनिटी ओनरशिप, द डीपीईपी एक्सपेक्ट्स, डीपीईपी एक्सपेक्ट क्या करता है, कम्युनिटी टू ओन अप द प्रोग्राम गोल्स। कम्युनिटी लेवल पे ये सारे प्रोग्राम्स अचीव हो जाना चाहिए, प्रोग्राम्स का जो भी पॉइंट्स है वो सारे अचीव होना चाहिए। एंड उसके साथ जो भी टीचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करें वो मैक्सिमम डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेथड्स को यूज करना चाहिए प्रोजेक्ट प्लानिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन में। सो वर्किंग कंडीशन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी योजना को अगर चलाना होता है तो जितने भी मेंबर्स है एक्टिवली वर्क करें एंड डिफरेंट वे से वर्क करें, जैसे कि मेरा वर्क सबसे बेटर हो। ऐसा नहीं है मैं आपके साथ कंपटीशन में हूँ, मेरा वर्क सबसे बेटर होना चाहिए, मैं 100% दूँ। तो ये कम्युनिटी ओनरशिप है। आर यू क्लियर, इतना मैं क्लियर